उत्तर प्रदेश के बनारस में एक ऐसा आश्रम जिसे शीश महल का दर्जा दिया जा रहा है, क्या वाकई में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आश्रम शीश महल जैसा है? इस पर अब कई सारे खुलासे हो रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बड़ी एक लेखिका हैं, हमारे साथ भूमिका द्विवेदी। उनसे बात करते हैं। भूमिका जी, आपने कई सारे दावे किए, क्या आप जानती हैं इसके बारे में? देखिए, कोई मैं दावा नहीं ऐसा कह रही हूँ, ना मैंने कहीं कोई आरोप जैसा बोला है। क्योंकि मुझे लिखने का शौक़ है, यही मेरा प्रोफ़ेशन बन गया है और मैं बचपन से लिख रही हूँ। नए टॉपिक्स ढूँढती रहती हूँ, खोजती रहती हूँ, तो उन्हीं टॉपिक्स को खोजते-खोजते मैं कई चीज़ें लिख चुकी थी पहले ही। और जो शंकराचार्य महाराज जी हैं, यानी कि स्वरूपानंद महाराज जी, उनसे हमारे परिवार के 70 बरस से ज़्यादा करीब के संबंध हैं। क्योंकि मेरे ग्रैंडफ़ादर और जो ये हैं स्वरूपानंद महाराज जी, ये दोनों बिल्कुल मित्रवत थे और बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। बहुत दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मुवक्किल भी थे वो हमारे यहाँ। शारदा पीठ का कोई केस वगैरह था, वो बाबा ही देख रहे थे। बाबा मेरे एडवोकेट हम्म। थे, सीनियर थे। अब दोनों का ही देहांत हो गया, दोनों का आसपास ही देहांत हुआ है। 97 के बाबा और 99 के स्वरूपानंद महाराज जी होकर ब्रह्मलीन हुए हैं। तो उनको मैंने दिखाया, क्योंकि मैं तो दिल्ली आ गई थी बहुत साल पहले, 10 साल, 10 12 15 साल हो गया बल्कि। मैं जेएनयू पढ़ने आ गई थी 2012-13 बैच में। हम्म। तो फिर जब मैं यहाँ पढ़ रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पे किताबें लिखना भी शुरू किया था। काम यहाँ पे वैसे भी परिवार नहीं था, तो मुझे घर की खूब याद आती थी। तो फिर मैं तो इलाहाबाद से आई हुई थी, तो मैंने लिखना शुरू किया था। तो फिर जब मैं यहाँ से वहाँ वापस गई और सुरवानंद महाराज जी से मिली, तो एक बच्चे की तरह से कि देखो ग्रैंडफादर हैं आप मेरे, और देखिए मैंने क्या क्या काम किया है। तो मैंने उन्हें अपना उपन्यास जो लेटेस्ट था, कश्मीर पर था वो, और वो मेरे ख्याल से मेरी 7वीं किताब थी और चौथा 5वां उपन्यास था। तो मैंने कहा कि देखिए महाराज जी, मैंने नया उपन्यास लिखा, ये मेरा लेटेस्ट आया है। तो इसका वीडियो है बहुत सारे लोगों के पास, तो हम्म। वही उन्हीं लोगों ने बनाया था। हम्म। तो उन्होंने कुछ पन्ने उसके पलटे, फिर उन्होंने कहा, अरे तुम तो इलाहाबाद की हो, प्रयाग की हो, और तुम जो हो कश्मीर पर और शिलोंग पर कहाँ कहाँ लिखने के लिए जा रही हो, ये क्या बात हुई? तुम्हें तो इलाहाबाद पर, प्रयाग पर, काशी पर लिखना चाहिए, जहाँ की लड़की हो वहाँ का नहीं लिखोगी? तो मैंने कहा कि क्यों नहीं लिखूँगी, मैं तो ज़रूर लिखूँगी। तो बस ये बात थी। तो अब चूँकि महाराज जी ने कहा है, तो ये मेरे लिए आदेश जैसा है, क्योंकि वो केवल मेरे ग्रैंडफादर नहीं हैं, वो चेयर पर हैं, सीट पर हैं। वो सर्वोच्च सनातनी सीट है हमारे यहाँ की, बहुत उसकी गरिमा है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तो उन्होंने कह दिया है, तो बिल्कुल उनकी आज्ञा शिरोधार्य। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यही करना था। तो मेरे जितने भी काम पेंडिंग में थे, उन काम को मैंने ख़त्म किया। मेरा कुछ काम पहले पहले का चल रहा था। हमें एक डॉक्यूमेंट्री बनाना था, लिखित रूप से डॉक्यूमेंटेशन करना था उसका। पलक्कड़ में, केरला में एक आयुर्वेद विद्यालय है, वो वाला काम था मेरा। गुजरात वाला थोड़ा सा काम था। ये सब काम ख़त्म करते 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 जैसे ही नया काम था, मैंने कहा मैं बनारस पर लिखूँगी। फिर मैं इनके यहाँ गई विद्या मठ में। तब तक ये बैठ गए थे, ये अधिकारी हो गए थे तब तक। मैं तो इन्हें नहीं जानती हूँ, मैं आज तक भी इनसे मिली नहीं हूँ, हम्म। अविमुक्तेश्वरा जी से। तो फिर जब मैं इनके यहाँ गई, तो फिर मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे किताब लिखने के लिए थोड़े दिन रहना है। फिर मैं इनके यहाँ रही हूँ। ये ऐसे मैं बनारस आई। कैसे आप वहाँ पर आश्रम में रहीं और आश्रम में क्या क्या देखा गया आपको? क्योंकि कई सारी आश्रम आश्रम की जो परिभाषा है वो दिमाग में अलग छपी रहती है, उसकी अलग छवि होती है, लेकिन जब आप वर्तमान में प्रेजेंट उसके अंदर गई तो उसके बाद क्या क्या देखने को मिला आपको जिससे आपको हैरानी में डाल दिया? हाँ, ये बिल्कुल बात है। बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था कि आश्रम मतलब होता है कि खूब सारे वहाँ बागीचे होंगे, कनेर का फूल होगा, पीला विष्णु भगवान को चढ़ता है, लाल गुड़हल का फूल दुर्गा माता को चढ़ता है, ये खूब सारे पेड़ होंगे, तुलसी का निश्चित रूप से बहुत बड़ा सा बागीचा होगा। लेकिन उन आश्रम में ऐसा नहीं है। एकदम बाग है ही नहीं, एक भी पौधा नहीं है इस विद्या मठ में, एक पौधा भी नहीं है। अगर आपको तुलसी को भी जल चढ़ाना है ना, तो फिर आपको बाहर ही कहीं ढूंढना पड़ेगा, ये सीन है। तो वो बिल्कुल एरिस्टोक्रेटिक टाइप का है। और वहाँ पे वैसे ही है सब माहौल, एसी है, और मतलब वो आश्रम वाला नहीं है। और गाय होनी चाहिए आश्रम में ज़रूर,
ये भी होना चाहिए, वो भी नहीं था। तो आश्रम मुझे अच्छा इस लिहाज से वैसा नहीं लगा जैसा मैंने सोचा हुआ था। ये आश्रम बहुत अलग टाइप का लग रहा था। मतलब सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है आश्रम। परिपूर्ण है, बिल्कुल एसी है और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। हम्म। कौन आश्रम को संचालक कौन है उसका, कौन देखता था पूरा आश्रम को? हमें जो बताया गया कि यहाँ की मालकिन जो है वो एक वहाँ पर दीदी उनको सब पुकारते थे, वही थी। हम्म। और वो मेरे ख्याल से 50-60 की उनकी एज है तकरीबन। और वो अभी तक पर्दे पर वो किसी भी उसमें आई नहीं है, वो सामने क्यों नहीं आई है मुझे पता नहीं है। वो बेंगलोर की रहने वाली थी। फिर मेरे सामने ही उनके कुछ रिलेटिव्स भी आए थे, वो भी वहाँ रहे थे। वो लोग आपस में कन्नड़ा में बात कर रहे थे, तो इसे पता चल रहा था कि ये बेंगलोर की हैं, क्योंकि मेरा बेंगलोर रहना हुआ है। मैं बचपन में बेंगलोर में रही हूँ। मुझे पता है कि ये कन्नड़ और कोकड़िया क्या बोल रही हैं। तो मुझे मेरी फ्लुएंसी नहीं है, पर ये एहसास हो जाता है कि ये नॉट तमिल, दिस इज़ नॉट तेलुगु, दिस इज़ कन्नड़ा। मलयालम एकदम अलग है। तो मैंने देखा कि वो उनके रिलेटिव्स हैं, वो आए हुए रुके हुए हैं। और वही मालकिन है उस पूरे आश्रम में। अगर कुछ भी कोई भी कुछ करना है, इवन किसी को फेवर भी चाहिए तो जैसे ये है कि उन दीदी को मक्खन लगाओ, अगर वो खुश हो जाएंगी तो आपको फलानी चीज़ मिल जाएगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। ये है। कितने लोग हैं उस पूरे आश्रम में, आपने पूरा दस देखा होगा? बारह 10-12 तो बच्चे ही हैं। और बच्चों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। और गेस्ट हैं। अच्छा, ये जो गेस्ट है, अच्छा ठीक है, जो ये है आश्रम, इसके ठीक सामने एक गेस्ट हाउस भी है, ठीक एकदम सामने, इतनी पतली सी सड़क है उसकी। हम्म। गेस्ट हाउस भी है, तो वहाँ पर भी संख्या घटती बढ़ती रहती है और यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर बहुत ही जो उनके क्लोज हैं वही आकर रह सकते हैं दीदी के, वरना कोई भी नहीं रह सकता है। तो आपको मतलब कुछ ऐसा लगा वहाँ पर आश्रम के अंदर, कुछ शक एक होता है दिमाग में, वो क्या कुछ लगा आपको, कुछ ऐसी चीजें? थोड़ा सा रहस्य से भरा हुआ आश्रम तो है ही, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे एकदम प्रोहिबिटेड है, यू कैन नॉट एंटर हम्म। ओवर देयर। ऐसा बिल्कुल आपको परमिशन नहीं है कि आप उधर जाइए। जैसे स्विमिंग पूल ही है, हम्म। जैसे दीदी का कमरा ही है। दीदी का कमरा क्या है, मतलब हॉल है भव्य हम्म। सारा, उसमें अरेंजमेंट है। जितने भी सीसीटीवी कैमरे के मॉनिटर्स हैं वो सब उसी में हैं, उन्हीं के पास, वही चला उनके कंट्रोल में है। एलईडी है, मतलब बहुत ही डेकोरेटेड सा, बड़ा शानदार सा वो कमरा है। वहाँ पे अभी तक किसी की एंट्री है ही नहीं। मुक्तेश्वरानंद भी वहाँ पर आते थे, कभी देखा आपने? मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है, लेकिन अब वो आने वाले थे मेरे जब, वैसे भी जब वो आते हैं और जब उन्हें उनसे मिलना होता है या वो उनका उनके साथ रहना होना होता है, तो जितने आउटसाइडर है वो हटा दिए जाते हैं। वैसे भी ये है, मुझे भी तो वैसे भी जाना ही था, क्योंकि मेरा काम हो गया था। मुझे जो किताबें के लिए मैटर चाहिए था, मेरा 5 उपन्यासों के लिए मैटर इकट्ठा हो चुका था और मुझे आना ही था। भूमिका जी, आपने बताया आश्रम के अंदर 10-12 बच्चे भी थे। हाँ। कितनी उम्र रही होगी और क्या बालक थे, बालिकाएं थी? नहीं, सारे लड़के थे, कोई भी लड़की नहीं थी। हम्म। और वो सारे बच्चे जो हैं, देखिए मैक्सिमम उसमें 10-12 एवरेज है। हम्म। लेकिन कुछ 16 साल के भी हैं। वो दीदी के बहुत लगे हुए हैं, दीदी के चरणों में ऐसे ऐसे, अरे दीदी आप हैं तो ये है, हमें फ़लानी चीज़ चाहिए, दे दीजिए, आज चलिए यहाँ घुमा दीजिए। बड़ी शैतानी करता है, फिर वो ऐसे अदा मार के करेंगी, तो बड़ा शैतान हो गया है, शरारती हो गया है टाइप। ये बच्चे क्या करते हैं वहाँ पर? सबके अलग अलग काम है, सब पढ़ते हैं। बताया ये जा रहा था कि सब पढ़ते हैं। हम्म। लेकिन कुछ लोगों की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, वो वहाँ तब भी रह रहे हैं क्योंकि वो दीदी के बहुत क्लोज हैं। अच्छा। हम्म। और आपने बताया कि उसके जो सामने गेस्ट हाउस है वहाँ पर भी बच्चे आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो वो बच्चे क्या गेस्ट हाउस में आते हैं या गेस्ट हाउस से आश्रम में आते हैं, ऐसा कभी आपने देखा हो? बच्चों को तो गेस्ट हाउस में अलाउ है नहीं। अगर हम्म। कभी कोई गया होगा तो मेरे ख्याल से कोई सामान देने, या कोई फलाने गेस्ट आए हैं उनको ये किताब पहुंचा दो या खाना पहुंचा दो, या वो बीमार हैं। जैसे एक बार मेरे साथ भी हुआ था कि मैं बहुत बीमार हो गई थी। हम्म। तो मुझे नीचे वाले, मतलब डाइनिंग हॉल में नहीं आ पा रही थी। हम्म। लेकिन मैं फिर भी आई, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि बच्चे पहुंचा सकते हैं। जब मैं नीचे आई डाइनिंग हॉल में, तो उन्होंने मेरे से कहा कि, मैंने कहा आज मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, अगर डाइनिंग खाने का टाइम ना होता तो मैं आज आती ही नहीं। तो मुझे वहाँ के एक बच्चे ने कहा, आपने अगर बता दिया होता तो हम लोग आपका खाना ले आते, हम्म। क्योंकि यहाँ पे हम लोग का ये काम है कि कोई अगर ना आ सके तो हम लोग का ये काम रहता है कि उसके रूम पे या उसकी जगह पे उसका खाना पहुँचा दो। आपने आश्रम देखा होगा जितने दिन भी आप रहीं, तो आश्रम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको शक के दायरे में लेके आई कि ये चीज़ यहाँ पर कैसे है, क्योंकि आपने जैसे बताया आश्रम जैसी आपके दिमाग में था, ऐसा नहीं था।
तो क्या कोई गुप्त तहखाना या ऐसी चीजें भी वहाँ दिखाई दी आपको? तहखाना नहीं है, अपर फ्लोर्स हैं, वो सब गुप्त हैं। हम्म। वहाँ नोबडी कैन एंटर, कोई भी वहाँ जा नहीं सकता, वो बिल्कुल गोपनीय है। उनके रास्ते भी अलग हैं, पीछे से होकर ऐसे यूं 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 जाते हैं, और लिफ्ट से है, लिफ्ट से भी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। वो बहुत सेपरेट रास्ते हैं, वहाँ पे कोई की भी एंट्री नहीं है। वो जो लगा हुआ उनका मुंह लगा बच्चा है, 16 साल का 17 साल का लड़का जो है, बस वही वो वहाँ जाता है। और मैंने भी इत्तेफाक से ही देख लिया, वरना मैं भी नहीं देख पाती। तो आपने कभी वहाँ पर किसी किसी क्या कोई महिलाओं की आवाज़ सुनी या कोई महिला? यही है, दीदी ही है। बस दीदी है। दीदी है, यही है सर्वे सर्वा वहाँ की, और महिलाओं की ज़रूरत ही नहीं है। सारा आधिपत्य उन्हीं का है, और बहनें आती जाती हैं। कितनी बहन, कौन सी बहनें नवरात्र, आती हैं? सब एक बहन वहाँ पढ़ाती है, वो उधर हनुमान घाट में उनकी अपनी कोठी है। वो यहाँ पढ़ाती है, वो तो डेली ही आती हैं, सुबह 9 10 10 बजे करीब वो आ जाती हैं। और बहनें और लोग मोहल्ले की औरतें जब आती हैं, तो नवरात्रि भर रेगुलर आ रही थी, क्योंकि मैं वहाँ नवरात्रि भर थी। मैं वहाँ मार्च में गई थी, फिर अप्रैल में नवरात्रि हुई थी, फिर मैं उसके बाद आई थी। वो नियम है कि जहाँ नवरात्रि शुरू होती है वहाँ कंप्लीट करके ही जाया जाता है। फिर मैं नवरात्रि में वहीं थी, तो सारी औरतें ढेर सारी आ रही थी, और गीत देवी गीत होता था, और फिर वो लोग चली जाती तो थी। मतलब मुक्तेश्वरानंद का जो आश्रम है वो एक आश्रम ना होकर सुख सुविधाओं से लैस शीश महल जैसा है। अब शीश महल शब्द तो खैर मैं नहीं कह रही हूँ, लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे सुविधाएं बहुत है, एरिस्टोक्रेटिक वीवीआईपी सुविधाएं हैं, वो बिल्कुल लग्जरी है उधर उनके पोर्शन में। और नीचे वाले पोर्शन भी वो कोई ऐसे साधारण सा आश्रम नहीं है। आश्रम हम लोग प्रायः कच्ची ज़मीन वाला देखते हैं, ताकि उसमें पौधे रोपे जा सके, तो वहाँ कच्चा है ही नहीं, पूरा संगमरमर का बना है। ये कब बन गया, ये कब से स्थापित हो गया, ये मेरे ख्याल से यहाँ ये सब, यहाँ पे ये दीदी जी रह रही हैं, ये इनको महाराज जी को, हमारे स्वरूपानंद महाराज जी को खबर भी ना होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। एक आखिरी सवाल मेरा और ये कि आप वहाँ पर रहीं, जितने भी दिन रहीं, आपको कहीं पर लगा कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है? अगर कोई चीज़ छुपाई जा रही है, तो क्यों छुपाई जा रही है, बस इतना ही है। मैंने तो अपनी आँख से गलत नहीं देखा है कोई चीज़ हम्म। स्पेसिफिक। और फिर मैं आउटसाइडर हूँ, मेरे सामने कुछ गलत किया भी नहीं जाएगा, लेकिन छुपा लिया जा सकता है, ये है। तो ये है कि छुपाया गया है बहुत सारा, जो नहीं दिखाना है, या अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। इतने सारे पत्रकार डेली आश्रम जा रहे हैं, पर उस तरफ उनकी किसी की एंट्री नहीं है। मैं बराबर ये देख रही थी कि वो वहाँ पे नए नए एम्प्लॉयज़ जो आ गए हैं, वो दिखाते हैं, ये देखिए हमारा आश्रम यहाँ से इतनी चौड़ाई है, इतनी। लेकिन आप उस पोर्शन में क्यों नहीं ले जा रहे हैं, है नहीं? वो वाले पोर्शन में तो आप किसी को ले ही नहीं जा रहे। हाँ ठीक है, प्राइवेसी कोई चीज़ होती है, लेकिन आपके बाथरूम के अंदर तो नहीं जा रहे हैं, कि आप कैसे नहा रहे हैं, कि आपकी कंधा कैसा है, ये तो देखने जा रहे हैं। जहाँ आप रह रहे हैं वो जगह तो हमारे पास अधिकार है देखने का। कभी लेकिन रोने चीखने की कोई आवाज़, रोने की आपको सुनाई दी हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कुछ